नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि मैंने पाकिस्तान के बारे में आप लोगों को बताया था, सार्क कंट्रीज में आप लोगों के लिए पढ़ा रहा था, जिसमें हमने देखा कि 8 सार्क कंट्रीज हैं। आप लोगों को अच्छे से नाम पता होंगे सार्क कंट्रीज के। सबसे पहला जो नाम आता है आप लोगों के, वो आता है मालदीव का, दूसरा नाम आता है श्रीलंका का, तीसरा नाम आता है भारत का, चौथा नाम आता है आपके पाकिस्तान का, पांचवा नाम आता है अफगानिस्तान का, 6th नंबर पे आपका आ जाता है नेपाल, 7वें स्थान पर है आपका भूटान और 8वां देश है आपका बांग्लादेश। ऐसे करके टोटल 8 देश जो है सार्क कंट्रीज में शामिल है। सार्क का पूरा नाम आप लोगों को बताया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके बाद में आप लोगों ने अच्छे से वीडियोस को लाइक किया, आप लोगों ने देखा, पढ़ा, लेकिन एक छोटी सी समस्या आप लोगों के सामने आई और हमें भी देखने को मिली कि आप लोगों ने ये बताया कि सर हमने भारत का जो नक्शा है वो ठीक नहीं लगाया है। ठीक है, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं अभी कि मैंने भारत का नक्शा कौन सा ठीक नहीं लगाया है, कौन सा ठीक लगाया है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो आप लोगों के लिए नक्शा यूज किया था लास्ट टाइम सार्क के लिए, वो आपका नक्शा था कोई बात नहीं। हाँ जी, ये वाला जो नक्शा है मैंने आप लोगों के लिए यूज किया था सार्क का, जिसमें भारत की जो स्थिति है ऊपर की तरफ से देखेंगे तो एक नक्शा थोड़ा सा भारत का जो है जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख वाला जो पार्ट है वो भारत के हिस्से में नहीं आया हुआ है, जबकि ये नक्शा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट तो कर दिया, लेकिन आगे उसी वीडियो के अंदर सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा था। क्लियर ये था कि ये जो हिस्सा है पीओके वाला, इसको बोलते हैं पीओके, ये पाकिस्तान के अधिकार में है बेटा, इसमें मेरी गलती नहीं है। इसमें मैंने जो फोटो लगाया है वो इंटरनेशनल लेवल पे यही फोटो फॉलो की जाती है, यही इमेज फॉलो की जाती है भारत की इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और जो भारत जो अपनी इमेज जो बताता है संसद भवन में जो भारत ने लगाया है वो दूसरी है। भारत ने जो लगाई है वो ये वाला नक्शा मानता है। ठीक है, ये वाला जो नक्शा जिसके लिए आप लोग बोल रहे हो कि सर ये वाला नक्शा प्रॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए भी प्रॉपर है, मेरे लिए भी प्रॉपर है। मैं भी चाहता हूं कि भारत का नक्शा ठीक इसी प्रकार से दिखना चाहिए। आप लोगों को यहां का मुद्दा तुरंत दिख गया, लेकिन आप लोगों को ये वाला मुद्दा नहीं दिखाई दिया क्या? यहां पर जूनागढ़, पाकिस्तान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान के हिस्से में दिखा रखा है। ठीक है, आप लोग देखिए, आगे एक और नक्शा दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये नक्शा देखिए, ये देखिए, यहां से जूनागढ़ वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान को ऊपर से इस तरीके से दिखाया गया है, जहां पर पीओके पाकिस्तान के अधिकार में दिखाया गया है और भारत जो है उसमें से काटा हुआ है। कौन सा? पीओके वाला हिस्सा। वर्ल्ड लेवल पर ये वाला मैप फॉलो किया जाता है। अब पाकिस्तान का नक्शा दिखाता हूं मैं आप लोगों को। पाकिस्तान अपना नक्शा ये वाला कुछ दिखाता है। इस नक्शे में आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इसने जो भारत के अधीन जो कश्मीर है उसको भी क्या कर रखा है, खुद के अधीन बता रखा है। यानी कि ये जो भारत के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको भी इन्होंने क्या कर रखा है, खुद के अधीन बता रखा है। और इन्होंने लास्ट ईयर ये मैप जारी किया है। इसी मैप के अकॉर्डिंग अगर जहां पाकिस्तान का कोई मीडिया कर्मी या फिर पाकिस्तान का कोई सा भी प्रशासनिक कार्यों में अगर ये वाला नक्शा नहीं लगाएंगे तो यहां पर सजा का प्रावधान है। 5 साल तक की सजा हो सकती है, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पाकिस्तान का प्रावधान किया गया है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान किस प्रकार की अपनी जो है अपने इरादे दिखा रहा है और भारत जो है किस प्रकार से इसको बहुत हल्के में ले रहा है। ठीक है बेटा, आप लोग क्या करो, आप लोग आवाज उठाओ कि संसद में ऐसे नेता चुन करके भेजो जो क्या करेंगे, जो आपकी संसद में आवाज उठाएंगे, पीओके को वापस लाने की आवाज उठाएंगे। सब लोग मिलकर के अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तभी संभव है। अदरवाइज तो देखो, एक लीगली पर्पज से मैं आप लोगों को बता दूं, अगर लीगल लॉ ये कहता है कि 20 साल 10 साल तक का अगर किसी का कब्जा हो जाता है ना, तो जिसका कब्जा होता है ना उसी का ही वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, हमारा जो कश्मीर है वापस लेकर के रहेंगे। ये सब भारतीयों की इच्छा है। इसीलिए तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें जो सीटें हैं, आपको पता है 250 सीटें मैक्सिमम इधर राज्यसभा में है और 550 सीटें जो है मैक्सिमम किस में है, आपके लोकसभा में है।
इसमें से 543 सीटों पे ही तो इलेक्शन हुआ है अभी, तो 543 सीटों पे तो इलेक्शन हुआ है, इधर 245 सीटें हैं, तो 5 सीटें तो राज्यसभा की और ये जो बाकी की 7 सीटें हैं वो लोकसभा की रिजर्व की गई है पीओके के लिए, कि किसी न किसी दिन किसी सभापति का या फिर किसी स्पीकर का मन पसीजेगा और सामने अगर वो कुर्सियां खाली दिखेगी तो उसके मन में और हमारे जो एमपी लोग बैठे हैं सभी के मन में ख्याल आएगा कि वो कुर्सियां हमें भरनी है, वो हमने पीओके के लिए क्या कर रखी है, रिजर्व कर रखी है, वो हमारा पीओके यानी कि ये जो जम्मू कश्मीर वापस से हम भारत में मिलाएंगे और वहां से हम हमारी ये सीटें कंप्लीट पूरी फिल करेंगे। जबकि आप देखो कि भारत में वैसे ही नेतागिरी की लड़ाई है, तो 5 सीटें इधर से बढ़ रही है, 7 सीटें इधर से बढ़ रही है, तो 7 और 5 लोगों को मौका मिलेगा क्या करने का, नेतागिरी में आने का। लेकिन ये हमने रिजर्व कर रखी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि हमने भी ऐसी बात नहीं है कि तैयारी नहीं कर रखी है, हमने भी सपना यही देख रखा है कि पीओके हमारा हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा नक्शा फॉलो किया जाता है, वो ध्यान रखेंगे, वो यही वाला नक्शा फॉलो किया जाता है। सार्क कंट्रीज का जो सबका एक सम्मिलित जो मैप है उसमें भी यही वाला नक्शा फॉलो किया जाता है। तो ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। भारत अपना नक्शा ये वाला मानता है और पाकिस्तान ने तो सारी हदें पार कर दी है। पाकिस्तान जो है अपना नक्शा कौन सा फॉलो करता है, ये वाला नक्शा फॉलो करता है, जिसमें भारत का जो अधिकृत कश्मीर है, ठीक है, भारत के अधिकार में जो कश्मीर है उसको भी क्या कर रखा है, उसने खुद के में मिला रखा है। इधर से इसने कौन सा वाला हिस्सा मिला रखा है, उसने ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पर, ये जूनागढ़ वाला गुजरात के अंदर, इसको भी अपने अधीन कर रखा है। तो ये छोटा सा एक डिस्प्यूट था जो मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में क्लियर कर रखा है उसी वीडियो में। तो आप लोग जरा सा भी भ्रमित नहीं हो, क्योंकि देश से प्यार जितना आप करते हो उतना ही हम भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। आज जो देश अपन पढ़ने वाले हैं बेटाओ, उसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा देश पढ़ेंगे अपन लोग, अफगानिस्तान। देखो पाकिस्तान के जस्ट पास में एक देश पड़ता है आपके, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के नक्शे पे अपन लोग चलते हैं। पहले तो देखेंगे कि अफगानिस्तान का जो नक्शा होगा ना बेटा, वो पूरा का पूरा एक पहाड़ है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, ये तो कंप्लीटली एक पहाड़ है। अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो इसकी स्थिति देखेंगे आसपास में, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये रहा अफगानिस्तान आपका। ठीक है, तो अफगानिस्तान का जो नक्शा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जस्ट पाकिस्तान के पास में ही है। ये पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास में क्या है, अफगानिस्तान है। अगर इसको अपन यूं बनाते हैं और तो भारत के नक्शे को इस तरीके से बना देंगे तो भारत का नक्शा अपना इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान का तो सबने बता दिया मेरे को। चाइना के लिए कौन बोलेगा, ये चाइना है। इसके लिए कौन बोलेगा कि ये वाला जो कश्मीर, ये वाला जो हिस्सा है कश्मीर का, जिसे आप लोग अक्साई चीन कहते हो, ये भी तो भारत का हिस्सा है। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। तो मतलब यही रह गया क्या कि जो पावरफुल है उससे नहीं लड़ेंगे, केवल जो कमजोर है उससे लड़ेंगे। तो भैया ये भी हमारा ही है, ठीक है, इसके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। तो ये वाला जो है अभी वर्तमान में चाइना के अधिकार में है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अगर उस हिसाब से भारत का नक्शा देखा जाए तो आप लोग देखना इस वर्ल्ड के मैप में ये अब आपके भारत का नक्शा बनकर के तैयार हो रहा है इस तरीके का। आप बताओ, ऊपर की जो ताज था हमारा, उसकी सुंदरता खत्म कर दी है बिल्कुल। तो ये हमारा फर्ज है कि हम ऐसे नेता चुन करके भेजें, जो दमदार नेता चुन करके भेजें, जो क्या कर सके, ऐसा एक्शन ले सकें और इस वाले हिस्से को भी, इस वाले हिस्से को भी और वापस से भारत में मिलाएं, ताकि एक अच्छा नक्शा जो हम हमेशा से बचपन से बनाते आए हैं वो वाला नक्शा वापस से बन सके। फिलहाल के लिए वापस से अफगानिस्तान में आइए। अफगानिस्तान देखिए, ये वाला पूरा का पूरा एक पहाड़ी है। ये क्या है, पूरा का पूरा एक पहाड़ है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है, इसकी राजधानी है बिल्कुल आपके पाकिस्तान के पास में। पाकिस्तान के पास में यहाँ पर एक राजधानी पड़ती है इसकी, वो है काबुल। पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान के नजदीक है, उसका नाम क्या है, काबुल, इसका राजधानी का नाम है। आप देखेंगे यहाँ पर मैप में कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसा कंट्री है,
लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग या ऐसा देश जिसका स्वयं का या खुद का कोई समुद्र नहीं होता है, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है समुद्र के लिए या समुद्री व्यापार के लिए। इनकी नेवी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब इनके पास समुद्र नहीं है तो नेवी कैसे होगी बेटा? वो बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं होती है ऐसे देशों की जिनके पास में खुद की नेवी या खुद का समुद्र नहीं होता है। व्यापार के लिए ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि देखें तो इधर की तरफ अपन देखेंगे पाकिस्तान, तो देखो पाकिस्तान के पास में समुद्र है, इधर की तरफ अरब सागर पड़ जाता है आप लोगों का, ठीक है। इधर की तरफ से देखेंगे भारत के पास में तो बहुत बड़ा समुद्र है। उसी प्रकार से नेपाल देखिए, नेपाल के पास में भी कोई समुद्र नहीं है, तो वो कैसा देश है? एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री को हिंदी में कहते हैं स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध, ठीक है, जिसका जो केवल चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है, उसे बोलते हैं स्थलबद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री। यानी कि जो चारों तरफ से जिसको लॉक किसने किया हुआ है? लैंड ले लॉक किया हुआ है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। टोटल पूरी दुनिया में 44 लैंड लॉक कंट्री है। उज्बेकिस्तान, ठीक है, एशिया का, और यूरोप का चेलिस्टीन जो है डबल लैंड लॉक कंट्री है। यानी कि वो घिरे भी हैं तो किससे घिरे हुए हैं? वो घिरे भी हैं तो अपने किससे घिरे हुए हैं? आपके इससे, अगर ये घिरे हुए भी हैं तो किससे? आपके स्थल भाग से ही घिरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका उज्बेकिस्तान है इसी के ऊपर है। ये देखिए उज्बेकिस्तान, ये किससे घिरा हुआ है? डबल लैंड लॉक कंट्री है। और ये कैसी है? सिंगल लैंड लॉक कंट्री, क्योंकि ये किससे घिरा हुआ है? जैसे कि पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान खुद कैसा देश है? एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सिंगल लैंड लॉक है। ऐसे करके टोटल 44 लैंड लॉक कंट्रीज आपके पूरी दुनिया भर में है। ये बात समझ में आ गई? तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों के? इसके बाद में आपको अफगानिस्तान की राजधानी का पता चल गया कि अफगानिस्तान की राजधानी कौन है? काबुल है। अब देखेंगे इसके एक दो शहरों के नाम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके शहर कौन कौन से महत्वपूर्ण है? देखिए इस नक्शे में देखो, सबसे पहले आप लोगों के राजधानी बता देता हूं कि ये इसकी राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। काबुल से थोड़ा नीचे आते हैं तो एक जगह पड़ती है आप लोगों के गजनी। कौन सी जगह पड़ती है? गजनी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के शहर, ठीक है। महमूद गजनवी वाला गजनी है ये, ठीक है। इस काबुल और गजनी से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पर एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है कंधार। कौन सा स्थान है? कंधार यहां पर स्थित है। कंधार से ऊपर चलेंगे तो इधर की तरफ अपन देखेंगे तो एक जगह है आपका ईरान के पास में। कौन सा देश है इधर की तरफ? इसके ईरान से सीमा शेयर करता है अफगानिस्तान, जिसका नाम है हेरात। कौन सी जगह है? हेरात नाम की जगह है जो कि कहां पर है? ईरान में पड़ती है। ऊपर इसके देखेंगे इधर की तरफ नॉर्थ वेस्ट में तो तुर्कमेनिस्तान है। इसके बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और इधर की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो तजाकिस्तान है। अफगानिस्तान के ईस्ट में क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। और यहां पर साउथ में भी पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन देखिए यहां पर ये जो हिस्सा जा रहा है ना इधर की तरफ से, इसको बोलते हैं अपन हिंदू कुश पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? ये है आपकी हिंदू कुश पर्वतमाला, जो कि कभी भारत से लगती थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब तक भी क्या हुआ? सीमा लगती थी भारत की। 106 किलोमीटर की सीमा जो है भारत की अफगानिस्तान के साथ में लगती थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों के अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या कर लिया? भारत के कुछ हिस्सों पर यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या कर लिया? हम कब्जा कर लिया। तो उसमें क्या हो गया? ये कब्जे के बाद में भारत की और अफगानिस्तान की जो 106 किलोमीटर की सीमा थी वो पीओके में चली गई, यानी कि अब नहीं लगती है। अगर पीओके भारत के पास वापस आता है तो बिल्कुल हम 106 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं, जिसके उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? इसके ऊपर चलते हैं तो पामीर का पठार आ जाता है आप लोगों का। पामीर का पठार जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और उसे विश्व की छत भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है पामीर का पठार, ठीक है। तो पामीर के पठार की स्थिति आप लोगों को पता चल गई होगी। कहां पर है आपके पामीर का पठार? अफगानिस्तान के ऊपर है, हिंदू कुश पर्वत से ऊपर, और यहीं पर पामीर ग्रंथि है, ठीक है।
तो ये आपका हिंदू कुश श्रेणी आ जाता है। और ऊपर पामीर। इधर की तरफ देखेंगे तो चाइना के साथ में इसकी सीमा सीमा तो क्या, हाँ लगती है बिल्कुल, चाइना के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। इधर अपने जम्मू कश्मीर है और ये हिमालय पर्वतमाला आ जाती है आप लोगों की। यहां तक आप लोगों को अफगानिस्तान समझ में आया? ठीक है। आगे देखिए, अब इसके चलते हैं स्थिति पे। हाँ जी दोस्तों, माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग गया। देखो, हम आते हैं अब इसकी राजनीतिक स्थिति पे। देखो, जब दुनिया दो सुपर पावर्स में बदल गई, एक इधर की तरफ जो है फर्स्ट सुपर पावर बन गया अमेरिका, सेकंड सुपर पावर बन गया आपका रूस। ठीक है, भारत आपको पता है रूस के फेवर में गया, पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में गया, अफगानिस्तान रूस के खेमे में चला गया। ठीक है, तो रूस का यहां पर लगभग अधिकार रहता है। देखिए, आपका 1979 से 1989 तक, 1979 टू 1989 तक, लगभग 10 साल तक यहां पर रूस का अधिकार रहा। किसका अधिकार रहा? रूस का अधिकार रहा। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका जो है कंटिन्यू क्या करने लगता है, इसको उकसाने लगता है अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को। और अब उसमें भी खास तौर पे यहां के जो विद्यार्थी थे, यानी कि जो स्टूडेंट्स लोग थे, युवा पीढ़ी थी, उसको भड़काने लगे कि रूस तुम्हारी कल्चर को खराब कर रहा है, तुम्हारा इस्लाम धर्म खराब कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे जो यहाँ के विद्यार्थी थे अफगानिस्तान के, उनको मेनली क्या करने लग गए, ये लोग भड़काने लग गए कि भैया आपकी कल्चर खराब कर रहा है। कल्चर के अलावा क्या कर रहा है, देखो कि आप लोगों के इस्लाम में ये नियम चलते हैं, ये अपने को आपको वेस्टर्न से इस तरीके से जोड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अधिकार हमारे अधिकार में रहोगे तो हम आप लोगों की कल्चर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो ऐसे करके क्या कर दिया, इन विद्यार्थियों को हथियार दे दिया। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने किसको हथियार दे दिए? अफगानिस्तान के विद्यार्थियों को। अफगानिस्तान के जो विद्यार्थी है वो है, उनको बोलते हैं तालिब। क्या बोलते हैं? तालिब। और तालिब से बनता है आप लोगों का तालिबान। क्या बनता है? तालिबान। यानी कि जब तालिब लोगों ने, यानी कि स्टूडेंट लोगों ने हथियार पकड़ लिए, तो उन्होंने अपना जो संगठन बनाया वो क्या नाम से बनाया? तालिबान। और तालिबान ने किसको कूटा? रूस को। 10 सालों तक और कंटिन्यू क्या कर दिया? रूस को समाप्त कर दिया। इसके बाद में यहां पर किसकी सरकार आ गई? तालिबानियों की। यानी कि यहां पर किसका अधिकार हो गया? तालिबानियों का कब्जा हो गया और तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर शासन करना शुरू कर दिया। देन इसके बाद में क्या होता है? तालिबानियों के बाद में, तालिबानियों के बाद में यह हुआ यहां पर कि 12 साल तक तालिबानी यहां पर है।
उसके बाद में एक घटना ये होती है कि एक व्यक्ति है, आतंकवादी है, ओसामा बिन लादेन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन क्या करता है, अमेरिका में WTC की जो बिल्डिंग है उस पर बम फोड़ देता है, यानी कि बिल्डिंग को उड़ा देता है। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को क्या कर देता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है उसको उड़ा देता है ओसामा बिन लादेन, जिससे अमेरिका बौखला जाता है और अफगानिस्तान में आकर के अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेता है, पूरी ताकत के साथ में अफगानिस्तान के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ये होती है घटना 2001 में। इस प्रकार से 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर किसका अधिकार हो गया है, अमेरिका का अधिकार हो गया है। 10 साल कौन राज करके चला गया, रूस। उसके बाद में कौन आ गए, तालिबानी। फिर तालिबानियों को हटा करके कौन आ गया, अमेरिका आ गया। अमेरिका यहां पर 20 साल तक राज करेगा। 2021 में फिर से क्या करेंगे, 2021 में ये जो तालिबानी लोग हैं ये वापस से आकर के क्या कर देंगे, अधिकार कर लेंगे और अमेरिका को यहां से भगा देंगे। ठीक है, कंप्लीटली अमेरिका को यहां से भगा देंगे और तालिबानियों का कब्जा हो जाएगा। वर्तमान में यहां पर जो सरकार है वो तालिबानियों की ही सरकार है। किसकी सरकार है, तालिबानियों की सरकार है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक है, अब तालिबानियों की सरकार बनने के बाद में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं कि कैसे रहेंगे। तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे थे पहले, ठीक है, बहुत अच्छे थे। भारत के लोगों को थोड़ा सा लगने लगा, जो राजनीतिक लोग हैं उनको लगा कि अब तालिबानियों के बाद में क्या पता भारत की स्थिति क्या होगी। लेकिन भैया, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आज भी मजबूत हैं, मधुर हैं। अफगानिस्तान के साथ में बहुत अच्छे संबंध हमारे हैं। अफगानिस्तान की संसद भवन का निर्माण करके हमने दिया है। अफगानिस्तान के अंदर इंदिरा गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलता है, ध्यान रखना, ये अपने भारत वालों की ही देन है। इसके अलावा काफ़ी सारे व्यापार के लिए जो भी है रास्ते खोले गए हैं अफगानिस्तान के तालिबानियों के द्वारा भारतीयों के लिए, और भारतीय और अफगानियों का अच्छा सिस्टम है। भारत जो है उनको दवाइयाँ भी सप्लाई करता है अफगानिस्तान को। भारत देखो, दवाइयों की बात करें तो पाकिस्तान को भी करता है दवाइयाँ। पाकिस्तान को ही क्या, पूरे WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पोलियो की जो ड्रॉप होती है वो भारत निःशुल्क देता है। ठीक है, एक बार आपको ध्यान हो तो WHO की मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो WHO 1993 के आसपास, 92-93 में एक मीटिंग हुई थी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें पोलियो के ऊपर लेकर के वो मीटिंग थी। तो क्या हुआ, हमारे भारत में उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थे PV नरसिम्हा राव थे। PV नरसिम्हा राव जो है उनकी बदौलत, मतलब वहाँ पर जाकर के PV नरसिम्हा राव ने बोला कि मैं भारत को पोलियो मुक्त करूँगा, और सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। इतना सुन करके उनके मन को बहुत ठेस पहुँचती है, इतना हंसी देख करके उनके मन को ठेस पहुँचती है। भारत आते हैं, सारे वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखो एक बार कि क्या चल रहा है, कि पूरी दुनिया हंस रही है पोलियो की बात को लेकर के, मेरी इज्जत जो है वो तब बचेगी, या फिर मेरी बात का सवाल हो गया है अब, अगर आप लोग पोलियो की दवाई नहीं बना सकते हो तो मैं जो है, मेरे मन में जो है ना दुख हो रहा है बहुत भयंकर। तो PV नरसिम्हा राव के प्रयासों के बाद में भारत के जो वैज्ञानिक लोग थे, डॉक्टर लोग थे, उन्होंने वैक्सीन पर काम किया। और आज देखिए 2013 में वही WHO, जब सब लोग हंस रहे थे ना, 2013 में भारत को पोलियो मुक्त भारत का सर्टिफिकेट देने के लिए खुद चल करके आता है, और भारत आज पोलियो मुक्त देश है। भारत पूरी दुनिया को क्या करता है, पोलियो की वैक्सीन निःशुल्क देता है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप लोग कि भारत जो है अफगानिस्तान के लिए हर तरीके से मदद कर ही रहा है। आप लोगों को पता ही है, अफगानिस्तान और भारत का कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी, और आने वाले टाइम पर दोनों साथ में अच्छे से अपनी विदेश नीति को जारी रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपन देखेंगे कि ये जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, मैप में लेके चलता हूँ वर्ल्ड पे। ये ईरान है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है, तीनों के तीनों पॉइंट हैं। इन तीनों को मिलाकर के एक त्रिभुज बनता है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन
क्रेसेंट इसको बोलते हैं अपन लोग। ये क्या है कि तीनों के तीनों देश अफीम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, तीनों के तीनों अफीम जो कि एक मादक पदार्थ होता है, ठीक है, अफीम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है आप लोगों के गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं, ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में देखिए अफगानिस्तान के नक्शे में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक जगह आएगी बामियान, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर इससे बोलते हैं बामियानिस्तान, काबुल के पास में ही है, ठीक है। बामियान की बात बताता हूं। यहां पर एक बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा थी, इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया था, ठीक है। ये जो प्रतिमा है बुद्ध की, ये पूरी पहाड़ी को काट करके बनाया गया था। लेकिन क्या कह करके कि भैया हमारा तो जो है इस्लामिक देश है और ये बुद्ध को है हम अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको बम से उड़ा दिया। क्या कर दिया, इसको बम से उड़ा दिया। बामियान स्थान है जिसमें बुद्ध की मूर्ति थी, जिसको इन्होंने बम से उड़ा दिया है। अब देखो आप लोग कैसी मूर्खता वाला काम किया इन लोगों ने, इसको वापस से डेवलप कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, देखो वापस से काम चल रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को ये। तो ये वापस काम चल रहा है, क्यों चला रहे हैं भैया, जब आप लोगों ने उड़ाई दिया है तब इन्होंने होश में नहीं आए, होश नहीं था इन लोगों को कि ये बहुत अच्छा एक पर्यटक स्थल बन सकता है, ठीक है। लेकिन पर्यटक स्थल बनने के बजाय इन्होंने क्या कर दिया, उजाड़ दिया। बाकी ये देखो खूबसूरती अफगानिस्तान की, बहुत अच्छा खूबसूरत ये देश है। अच्छी फूलों की वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, पूरा पर्वत ही पर्वत तो ये है ही, ठीक है। ये देखिए पहाड़ों में इसकी फूलों की खेती। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान एक अच्छा देश है, पहाड़ी देश है। इसको युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों में युद्ध करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ठीक है। इनको हराना क्यों मुश्किल था, क्योंकि इनको ये पहाड़ी युद्धों में निपुण थे। ये पहाड़ी इलाका था, अरावली की पहाड़ियाँ थी। तो सोचो ये तो और भी ऊंची पहाड़ियाँ हैं आपके, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की रेंज आ जाती है यहाँ पर। तो उस हिसाब से क्या है कि यहाँ पर युद्ध में हरा पाना इनको बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके किस में आ जाती है, अफगानिस्तान से संबंधित आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अफगानिस्तान अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा 2-3 दिन के लिए वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नहीं भेज पाया था क्योंकि तबीयत खराब थी। अभी वापस से आप लोगों के रेगुलर वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला देश लेकर के आएंगे नेपाल के साथ में। ओके बेटा, बाय बाय।